अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। जी बेटा, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का चैप्टर है, इसमें सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन है। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन अगर हम लोग इसकी बात करें तो किस वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जो बायो मॉलिक्यूल्स है, खासतौर पे या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जिनको कहा जाता है, उनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस वजह से ये इसके अंदर अलग से एक टॉपिक दिया गया है आपकी बुक के ऊपर जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन है। अच्छा, अब कार्बन की इम्पोर्टेंस क्यों है, किस वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायो मॉलिक्यूल्स बना रहा है और उन बायो मॉलिक्यूल्स की जो डाइवर्सिटी है वो इस कार्बन की वजह से क्यों ज़्यादा है, और कुछ इस लेक्चर में हम लोग कार्बन के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि आपने पहले नहीं पढ़े होंगे उनके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं आज के लेक्चर का। बेटा, हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कार्बन जो है, कार्बन को बेटा कहा जाता है स्केलेटन ऑफ लाइफ। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये, पहले तो हम लोग बात करेंगे इसकी कि ये क्या है बेटा, इसको कहा जाता है स्केलेटन ऑफ लाइफ। स्केलेटन ऑफ लाइफ बोलते हैं। दूसरे नंबर पे इसको अगर कहा जाए, इसको बेटा हम लोग कहते हैं कि ये बेसिक एलिमेंट है ऑफ ऑल द बायो मॉलिक्यूल्स। ये बेसिक एलिमेंट होगा ऑफ ऑल बायो मॉलिक्यूल्स। उसके अलावा नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें, इसको बेटा हम लोग कहते हैं स्केलेटन ऑफ लाइफ। इसको क्यों कहा जाता है स्केलेटन ऑफ लाइफ? इस वजह से कहते हैं क्योंकि बेटा जैसे हमारी बॉडी स्केलेटन के बगैर खास शेप नहीं होती, वैसे ही हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर जो है, उनकी जो स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस है वो किस वजह से होती है और वो स्टेबल किस वजह से हैं? वो स्टेबल है बेटा कार्बन की वजह से। तो इस वजह से इसको स्केलेटन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है बायो मॉलिक्यूल्स के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से इसको हम लोग स्केलेटन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। और इसके लिए एक और भी टर्म हम लोग यूज करते हैं बेटा, वो कौन सी टर्म यूज की जाती है? वो है बेटा, इसको कहा जाता है ग्लू ऑफ लाइफ। ग्लू ऑफ लाइफ भी इसको बोलते हैं। ग्लू जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी भी दो सरफेसेस को जोड़ने के लिए आपस में हम लोग यूज करते हैं, ऐसे ही हमारी जो लाइफ है वो कार्बन के साथ कैसे जुड़ी हुई है। कार्बन जो बायो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और वो बायो मॉलिक्यूल्स मेटाबॉलिज्म के जरिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म से हमें एनर्जी मिल रही है, तो वो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो कार्बन जो है हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। इस वजह से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ग्लू ऑफ लाइफ भी कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट वन अगर इसकी हम लोग अमाउंट देखें, डिफरेंट अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसके परसेंटेजेस देखी जाए तो वो परसेंटेजेस हैं कितनी कितनी, उन परसेंटेजेस की बात हम लोगों ने करनी है। परसेंटेज अमाउंट ये हम लोग हेडिंग दे देंगे। तो परसेंटेज अमाउंट कितनी कितनी है वो अगर हम लोग बात करें तो उसमें बेटा सबसे पहले अगर बात की जाए तो तकरीबन अर्थ क्रस्ट के नीचे, जमीन के नीचे से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे जो बेटा अमाउंट होती है 0.025%, ये कहाँ पे होगी? अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में इतनी अमाउंट है इसकी। जबकि सेकंड वन अगर हम लोग देखें बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर इसकी जो अमाउंट होती है वो तकरीबन बेटा 0.04% होगी। ये कहां पे बेटा? ये एटमॉस्फेयर में। जबकि अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसकी जो अमाउंट बेटा होती है वो तकरीबन 18.5% या 18% में मौजूद होगी। ये किस में बेटा होनी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक हो गया? तो ये है बेटा इसकी परसेंटेज अमाउंट इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन एटमॉस्फेयर और इन अर्थ क्रस्ट।
अच्छा, उसके अलावा अगर इसकी हम लोग डेरिवेशन देखें तो ये ड्राइव बेटा कहाँ से हुआ है, इसका जो वर्ड है डेरिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये ड्राइव बेटा कहाँ से हुआ है, ये बेटा लैटिन वर्ड ड्राइव हुआ, लैटिन वर्ड्स कार्बो से, जिसका मतलब क्या होता है कोल, कोल उसको कहा जाता है। लैटिन वर्ड वो है कौन सा, लैटिन वर्ड है बेटा कार्बो, और कार्बो जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन क्या है, इसका मीन हम लोग कहते हैं कि बेटा कोल से ये वर्ड निकला है। कोल कार्बन की एक प्योर फॉर्म है जिसको कोयला हम लोग बोलते हैं, जिसको जलाया जाता है आमतौर पे, तो कार्बो जो है असल में कोल से वर्ड निकला है। अच्छा, सबसे पहले इसको एलिमेंट का नाम किसने दिया था, वो भी अगर हम लोग बात करें, इसकी हिस्ट्री की थोड़ी सी बात की जाए तो हिस्ट्री में बेटा सबसे पहले इसको जो नेम दिया गया था एंटोनी लिवाइजर ने 1772 में इसको एलिमेंट का नाम दिया था कि ये कार्बन भी क्या होता है, एक एलिमेंट है। तो तकरीबन 1772 में बेटा लिवाइजर ने इसको नेम्ड एज एलिमेंट, इसको एलिमेंट का नाम दिया था, और बाद में ये पता चला कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी मौजूद होता है, तो इस वजह से इसको बायो एलिमेंट का नाम दे दिया गया, जिसकी अमाउंट तकरीबन 18.5% होती है। तो ये थे कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके हवाले से। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है कि व्हाई अमाउंट ऑफ या डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेरी हाई इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में या वैसे अगर हम लोग बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स की जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादा क्यों होती है, वजह क्या है। तो इसमें जो पहली रीजन हम लोग देखेंगे बेटा, वो पहली रीजन क्या है, वो पहली रीजन है बेटा इसकी टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी वैसे अगर हम लोग देखें बेटा तो कार्बन या कोई भी जो एलिमेंट होता है वो अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल है, अब इन्होंने क्या होना है, स्टेबल होने के लिए बॉन्डिंग बनानी है। वो बॉन्डिंग क्या होगी, कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड हो सकता है। अब इसने क्या काम करना है, इसने मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाने हैं। उन 4 बॉन्ड बनाने के बाद ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और जैसे ही 4 बॉन्ड बना लेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बायोमॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे। उसके भी आगे डिफरेंट हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह आ जाएंगे, जो कि इस चैप्टर के अंदर आगे नेक्स्ट फर्दर दिए हुए हैं। तो कार्बन अगर देखा जाए तो कार्बन बेटा वैसे अगर होता है नेचुरली ये अनस्टेबल है। नेचुरली ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है एलिमेंट है। कोई भी एलिमेंट कहा जाए तो वो अनस्टेबल होता है। तो इसको बेटा स्टेबल करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए इसने क्या कर लिया है, बॉन्डिंग बना लिया। और मैक्सिमम ये कितने बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम फॉर्म 4 बॉन्ड्स। और वो बॉन्ड कौन सा बेटा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। 4 बॉन्ड वो बनाता है किस चीज के लिए, टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, अपने आप को बेटा स्टेबलाइज करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इसने बेटा कितने बॉन्ड बना लिए हैं, इसने बेटा मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना लिए। और 4 बॉन्ड बनाने की वजह से इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रावेलेंस। अब जैसे ही वो स्टेबल हो जाएगा तो स्टेबल फॉर्म्स इसकी कौन कौन सी हो सकती हैं, स्टेबल फॉर्म्स इसकी बेटा कौन कौन सी हो सकती हैं, उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो तकरीबन 3 फॉर्म्स में हो सकता है। वो 3 फॉर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं, उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें बेटा सबसे पहले ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में भी हो सकता है। सेकंड नंबर पे अगर हम लोग बात करें बेटा तो ये ब्रांच्ड चेन भी बना सकते हैं, और ब्रांच्ड चेन के अलावा बेटा थर्ड वन जो है इसकी वो रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है।
तो जैसे ही बेटा इसने 4 बॉन्ड बना लेने हैं तो उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल किस किस फॉर्म में होगा, तो स्टेबल की फॉर्म जो है ये 3 हो सकती हैं। अगर हम लोग इसमें एग्जांपल के तौर पे देखें तो एग्जांपल के तौर पे सपोज हम लोग कह देते हैं कि 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है। इस 4 कार्बन ने अब स्टेबल होना है तो 4 बॉन्ड ये बनाएगा। 4 बॉन्ड कैसे बनेंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगेगा, इधर भी हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगेगा। इसके चारों तरफ क्या लग जाएंगे बेटा, हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हर कार्बन का देखा जाए जो 4 बॉन्ड है, अगर इस पहले कार्बन की बात की जाए तो 3 इसके, अगर हम लोग देखें यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा तो 3 इसके साथ हाइड्रोजन लगे और 1 कार्बन के साथ बॉन्ड है, बाकी भी ऐसे हैं। तो टोटल देखा जाए हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। उसके अलावा ब्रांच में अगर हम लोग देखें तो कार्बन की दूसरे एक और कार्बन के साथ ब्रांच बन जाएगी, स्ट्रेट चेन नहीं होगी। तो ऐसे बिल्कुल हम लोग कह देते हैं 1 2 3 4 और 5वां जो कार्बन है उसको हम लोग कह देते हैं कि यहाँ पे अटैच है, इधर ब्रांच एक बन चुकी है। तो अब ये जो है इसमें हम लोग कह देते हैं कि ये कार्बन इसके साथ ऑलरेडी 2 बॉन्ड बने हुए, तो 2 हाइड्रोजन हम लोग इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। अब बाकियों के साथ, अब ये वाला कार्बन इसके साथ 1 बॉन्ड बना हुआ तो 3 हाइड्रोजन और हमें ऐड करना पड़ेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या बन चुके हैं बेटा, एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बन चुका है। जबकि जो कई जो इसके स्टेबल फॉर्म्स होते हैं वो रिंग्ड भी बना सकते हैं। तो रिंग स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये वाला एक रिंग स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, बेंजीन का सपोज हम लोग कह देते हैं, ठीक है। 6 कार्बन वाली रिंग एक बना ली हम लोगों ने। इस 6 कार्बन में अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ बेटा क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अब अगर देखा जाए इसमें भी हर एक कार्बन ने कितने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसने हर कार्बन ने बेटा 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। जैसे देखिए जरा, इसके अगर हम लोग बात कर लेते हैं 1 2 3 और 4, इसके अगर हम लोग बात करें 1 2 3 और 4, इसके अगर हम लोग बात कर लेंगे 1 2 3 और 4, मतलब हर एक जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना के क्या हो चुका है, इन स्टेबल स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में अरेंज हो चुका है। ये सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रेट चेन का पढ़ा, फिर ब्रांच चेन का पढ़ा और एंड पे हम लोगों ने रिंग स्ट्रक्चर का पढ़ लिया। अच्छा, उसके बाद अदर जो एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड कैसे बना सकता है, बॉन्डिंग विद अदर एलिमेंट्स। हम लोग हेडिंग देंगे बेटा बॉन्डिंग विद अदर एलिमेंट्स। अब अदर्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके साथ ये क्या बना रही है, बॉन्डिंग बना रहा है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बेटा आप लोग याद रखेंगे, फोन्स का PHONS, फोन्स का फॉर्मूला याद रखेंगे। अब कैसे ये बॉन्ड बना रहा है, कार्बन बेटा हम लोग कह देते हैं, इसके एग्जांपल्स अगर देखें हम लोग तो कार्बन की जो बॉन्डिंग है सबसे पहले P है, फास्फोरस के साथ भी अटैच होता है। उसके अलावा कार्बन की अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ देखें तो ये भी अटैच होता है। आगे एग्जांपल्स में मैं इसके देता हूँ, कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के साथ भी अटैच बेटा हो सकता है, कार्बन जो है बेटा वो नाइट्रोजन के साथ भी अटैच हो सकता है और कार्बन जो है वो सल्फर के साथ भी अटैच हो सकता है। बाकियों के साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनमें अगर देखा जाए कार्बन जो है वो ज्यादातर इन अदर एलिमेंट्स के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बना के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहा है, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो उसमें एग्जांपल्स के तौर पे अगर देखा जाए तो कार्बन का जो फास्फोरस के साथ जो बॉन्ड बेटा होता है वो बेटा होता है न्यूक्लियोटाइड्स में, इसमें होगा न्यूक्लियोटाइड्स में बॉन्ड होगा। ये साथ में एग्जांपल भी लिख देता हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे एटीपी का अगर हम लोग देखें तो एटीपी के अंदर कार्बन जो है वो फास्फोरस के साथ बॉन्ड होता है। जैसे एटीपी में 3 फास्फेट है तो 3 फास्फेट के साथ एक के साथ ये बॉन्ड बना रहा है। CH अगर बॉन्ड देखा जाए तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, एनर्जी का ये सोर्स होता है। मतलब हमें बायोमॉलिक्यूल जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है, लार्जर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, तो उसमें खास तौर पे
जो मेन बॉन्ड्स होते हैं CH बॉन्ड जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा CO अगर बॉन्ड देखा जाए तो ये बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मतलब कि इनमें कार्बोहाइड्रेट में दो मोनोसैकेराइड्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे, और इसमें C का O के साथ बॉन्ड बनेगा। जबकि C का अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड देखें तो उसको बेटा बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड किसमें बेटा बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में बनेगा दो अमीनो एसिड्स के दरमियान में, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? पेप्टाइड बॉन्ड C और N का। जबकि C और S का जो बॉन्ड है ये बेटा होता है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, सॉरी न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर। न्यूक्लिक एसिड में जब हम लोग कहते हैं कि डाइसल्फाइड जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड इसको कहा जाता है। और ये कहाँ पे बनेगा? ये बेटा बनता है जो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर अगर देखा जाए DNA और RNA में जो उनके स्ट्रैंड्स बने होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो किसकी होती है? जिसमें एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डाइसल्फाइड बॉन्ड कहा जाता है। तो ये बेटा डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें कार्बन जो है अदर एलिमेंट्स के साथ क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, उसके अलावा लास्ट वन आखिर में बेटा हम लोग देखेंगे कुछ इन कार्बन की वजह से बनने वाले लार्जर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ स्मॉलर होते हैं। तो उनमें मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल, ये डेफिनेशन आप लोगों ने इनके हवाले से फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा और रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। तो अगर इसको क्लासीफाई किया जाए, क्लासिफिकेशन इनकी देखी जाए, तो क्लासिफिकेशन दो तरह की हो सकती है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, माइक्रो भी हो सकते हैं। इनमें बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और माइक्रो भी हो सकते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे बेटा हम लोग क्या कह देते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब इनमें फर्क क्या होता है? माइक्रो मॉलिक्यूल जो है वो बेसिक यूनिट्स होते हैं। जैसे हम लोग सपोज एक एग्जांपल दे देते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये बेटा एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल ये स्ट्रक्चर होता है। और एटीपी वगैरह हो गई, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये बेटा प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। ये क्या प्रोवाइड करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स खास तौर पे। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग बात करें, मैक्रो मॉलिक्यूल की इस तरफ हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में बेटा सेलुलोज, स्टार्च, कॉटन, ठीक है, बल्कि कॉटन तो हमारी बॉडी में नहीं होगी, हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स की बात करें। सेलुलोज हो गया, स्टार्च वगैरह हो गई। स्टार्च की सिर्फ हम लोग बात करेंगे, सेलुलोज भी हमारी बॉडी में नहीं होता लिविंग ऑर्गेनिज्म, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर प्लांट्स में देखा जाए तो प्लांट्स में ये होगा, सेलुलोज हम लोग लिख लेंगे। स्टार्च हो गए, प्रोटीन्स हो गए बेटा, लिपिड्स हो गए। ये बेटा क्या होते हैं? ये सारे के सारे स्टेबल होते हैं। और स्टेबल मतलब ये एनर्जी नहीं देते, ये बॉडी के अंदर डिफरेंट जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन हो गए, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के अंदर इन्वॉल्व होंगे। इसके एग्जांपल्स भी यहाँ पे हो गए। ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, अनस्टेबल थे, ये स्टेबल हैं और ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। तो ये बेटा इसकी कुछ क्लासिफिकेशन जो कार्बन की वजह से आगे मॉलिक्यूल्स बने हैं उनकी हम लोगों ने बात की। तो ये था बेटा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के हवाले से डिस्कस किया, कार्बन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के हवाले से हम लोगों ने बात की, और कार्बन की वजह से बनने वाले जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वैरायटी, उनकी डाइवर्सिटी क्यों ज्यादा होती है उनकी हम लोगों ने बात की, किस वजह से ज्यादा होती है, उनकी डिफरेंट रीजंस हम लोगों ने पढ़ी कि टेट्रावैलेंसी। इसमें एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इसमें याद रखेंगे आप लोग ये जो लॉन्ग चेन्स बन रही हैं इनके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कैटिनेशन का। कैटिनेशन असल में कार्बन के अंदर बेटा एबिलिटी होती है, किस चीज की एबिलिटी होती है? टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स।
लॉन्ग चेन्स बनाने की जो एबिलिटी है उसको बेटा क्या कहा जाता है, कैटिनेशन कहा जाता है। तो ये कैटिनेशन भी, लेकिन यहाँ पे इसको डिटेल से नहीं बताया गया। केमिस्ट्री के अंदर जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिटेल से बताया जाता है कैटिनेशन के हवाले से। तो ये थे चंद एक रीजंस जिसकी वजह से जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो ज्यादा बेटा होती है, बायोमॉलिक्यूल्स की डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें ये सारा कुछ हम लोगों ने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह रीजंस इसकी पढ़ी। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।